डॉक्टर चितकारा मेमोरियल क्लास में मैं डॉक्टर एएस मान सर, डॉक्टर एके अरुण सर और डॉक्टर गोपाल पंडित सर का स्वागत करता हूं। आज ये तीनों हमारे सीनियर अपने अनुभव हमें शेयर करेंगे। लेट्स लर्न एंड ग्रो। तो सबसे पहले मान सर, आपका केस लेते हैं। जी सर, जी सर। वेलकम सर। मेरे को शायद डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी ने, डॉक्टर राशि ने बोला था एक दिन कि आपका जो बहुत ही वंडरफुल केस हो, जो आपको लगा हो भाई है ऐसे कैसे ठीक हो गया, वो प्रेजेंट करना, वो एएमटी में, एकेडमी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया में शेयर करना। तो मेरा दिल करता है कि मैं वही एंटम क्रूड का केस शेयर करूं। एंटम क्रूड की मेरे को इतनी पकड़ है, उसमें कभी मैंने यूथ का, जो नौजवान है, जो यंग एज में लव करते हैं, लव टूटता है, लव डिसअपॉइंटमेंट होती है, लव ब्रेकअप होता है, उनमें कभी रिजल्ट नहीं देखे मैंने, कभी भी। पर जो रिश्तों में, जो बड़ों में मैंने रिजल्ट देखे हैं, इतने वंडरफुल रिजल्ट देखे हैं। शायद 10th केस होगा मेरा, जो अभी ठीक हुआ और एक हफ्ते में उसकी सोच बदल गई। वो क्या करता था कि एक गांव में पंक्चर लगाने की, साइकिल, स्कूटर, कार को थी उसकी दुकान। उसका जो ओनर था, उसने वो ब्रेकअप कर दी, तोड़ दी दुकान। तो उसका जो एक था, उसके दो पार्ट कर दिए। कहता कि सर अब मेरे को डबल किराया देना पड़ता है, और इतना जो उसमें बहुत, मैं प्रॉपर सामान भी रख नहीं पाता फिर भी। तो इस वजह से मैं 1 साल से डिप्रेशन में हूँ, साइकाट्रिस्ट से मेडिसिन ले रहा हूँ। मेरा काम करने को दिल नहीं करता, दिल करता है लेटा रहूं, घर से ना जाऊं। वो ऐसे बता रहा था। बीच में उसकी वाइफ बोली कि सर असल में ये बात तो बाद में आई है, पहले जो बात हुई है ना वो मैं बताती हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं, पेशेंट को ही बोलने दो, अटेंडेंट को ना बोलने दो, अटेंडेंट को बाहर भेज दो कि आप बाहर चले जाओ। मैंने बोला ओके, आप बताइए। वो कहते हैं इनके जो मासी जी थे, ये अपनी मम्मी को उतना प्यार नहीं करते थे जितना ये अपनी मासी जी को प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार था, बहुत आदर सत्कार था। उसके बेटे के साथ भी ऐसे ही एक भाइयों जैसा प्यार था। जब उसके बेटे की मैरिज हो गई, कोई ऐसी बात हुई कि मासी जी की जो डॉटर इन लॉ थी, वो इनसे इतना झगड़ पड़े, इतनी इनकी बेइज्जती कर देती। और उस तो बाद मासी जी की मजबूरी बन गई कि उन्होंने भी बंद कर दिया फोन पे बात करनी, हमसे बरतना, आना जाना। तो इनको इतना हर्ट हुआ कि मैं उनको इतना प्यार करता था, अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता था। तो कहती है इतना रोते रहे, इतना गुस्से में रहे। तो मैंने क्या देखा कि वो अब भी इतनी बड़ी उम्र में था, 55 ईयर में, वो अब भी रोना शुरू कर दिया उसने। उसके रोना आ गया सी आंखों में से, रोक ना सका वो कि सर मेरा बहुत प्यार था, मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया मेरी मासी जी की डॉटर इन लॉ ने, और बिल्कुल रिश्ता वो टूट गया। तो मैंने सोचा कि बेड डिजायर टू रिमेन भी अगर लेते हैं, वो भी तो एंटम क्रूड में है। और वही बात है जो जैसे मैंने 9 केस पहले ठीक किए हैं कि मन को छू गई बात, गुस्सा आ गया, एंगर टचड, रोना आ गया, बीपिंग टचड, लव सिक के मदर से ज्यादा मासी से प्यार था। तो मैंने उस वाले पार्ट को छोड़ दिया कि इसको लॉस हुआ है, इसकी एक दुकान से 2 दुकान हो गई है, इसको इतना रेंट देना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले एंटम क्रूड ही देते हैं इसको। तो मैंने एंटम क्रूड 30 जैसे करते हैं निज़म बनाया हुआ है, एक डोज दी और प्लेसिबो दे दी एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते में उसमें इतना चेंज आया, मैं तो खुद हैरान था कि ऐसे कैसे हो गया। उसने काम पे जाना शुरू कर दिया,
वो खुश रहने लग गया। वो कहता सर मेरी तो सोच बदल गई। बड़ी बात जो आप देखिएगा, जो साइकाट्रिस्ट से 1 साल से मेडिसिन ले रहा था, वो कहता मेरी सोच ही बदल गई। मेरे को मन में ख्याल ही नहीं आता कि मासी जी मेरे से नहीं बोल रहे, मासी जी की डॉक्टर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया था। मैं तो बिल्कुल ही सर बदल गया हूं, मैं तो खुश हूं। मैं तो अब उसी दुकान पे जाता हूँ, उसी पे खुश हूँ, बिल्कुल ही लेटा नहीं रहता, काम करता रहता हूँ। तो जो हमारे गुरु हमारे मास्टर ने मीनिंग दिया हुआ है ना टच का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वैसे जब एंटम क्रूड की थी उस समय भी मैंने ये लाइनें पढ़ के सुनाई थी आपको। एक्सप्लेनेशन ऑफ टच बाय डॉक्टर एम.एल. सहगल, यही आपको याद रखना है। और जो रिश्तों में होता है हमेशा ही ऐसे होता है, क्योंकि किसी को रिश्तों में वो लड़का लड़की वाला प्यार नहीं है। तो टच क्या है? मोर इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट इज वेयर फीलिंग्स और sensitivities are affected, where words and thoughts touch the mind and provoke strong displeasure and desire for retaliation। तो ये आपको तो आपकी इंटेलिजेंस ही है, आपकी आप कैसे उसको पकड़ पाते हैं। वेयर फीलिंग्स एंड सेंसिटिविटीज आर अफेक्टेड, वेयर वर्ड्स एंड थॉट्स टच द माइंड। ऐसी हुआ है सभी केसेस में, और बहुत इजीली मैं इसको पकड़ लेता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ लव सिक डॉक्टर बाय डॉक्टर एम.एल. सहगल, फीलिंग ऑफ ए वार्म पर्सनल अटैचमेंट, फीलिंग of a warm personal attachment for someone which has taken over the mind so deeply, so deeply that it has started affecting him like a disease and is not free from it at any time of the day। Touch the mind so deeply that it has started affecting him like a disease and is not free from it any time of the day। अगर आपको कहीं आप यूथ में भी अप्लाई कर सकें, जो लड़का लड़की लव होता है टूटता है, तो बताएंगे अगर अप्लाई कर सके रिजल्ट मिले। पर मेरे को नहीं मिले। मैंने कोशिश की कि उन केसों में दें, पर जो रिश्ते वाले थे, बड़ी एज के थे, उन्होंने का कभी टच हो गया माइंड को, वो इतना डिस्टर्ब है, गुस्सा है, रोना है, इतनी बड़ी उम्र में आके डॉक्टर के पास रोना, सभी केसेस में ऐसे हुआ। तो वहां एंटम क्रूड ने, पर जितना इस केस में भी दिया, फर्स्ट केस में भी ऐसे हुआ था। वो प्रोफेसर थे, हमारे कामरेड भी थे, इतने स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वो आके मेरे पास रो पड़े। इतना कभी नहीं मैं सोचा कि इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी भी रो सकती है इतना ज्यादा। कहते मेरे भाई की डेथ हो गई थी, आपको पता है। मेरे को पता चला कि 1 महीना पहला मेरे भाई के इन लाज ने उसकी बेइज्जती की थी, उसको घर से निकाल दिया था। मैं भाई के साथ तो प्यार था, उसके मिसेज के साथ, भाभी जी के साथ, बच्चों के साथ, भाभी जी के पेरेंट्स के साथ मेरा इतना प्यार था। मैं इतनी डिस्टर्ब हूं, मैं भाभी जी को भी नहीं बुला रही, भाभी जी के बच्चे भतीजा भतीजी है उनको भी नहीं बुला रही। मेरे को इतना जे मन को छू गई बात। तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने एंटम क्रूड दी थी। और वो कहते संगरूर से मुक्तसर को जो रोड जाती है, जहां उसके भाई के इन-लॉज थे, कहते मैं उस सड़क पर निगाह भी नहीं डालती, इतनी मेरे को नफरत हो गई है। तो कहते मैंने नेक्स्ट डे मेरे मन में वो बात भी नहीं आई कि उस सड़क पर भी नहीं मैंने देखना। और मैंने भाभी जी को, भाभी जी के जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत प्यार से डील करना शुरू कर दिया। तो ये तो है एंटम क्रूड का। ऐसी एक केस हुआ था ओपीएम का। उसी दिन जब डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी ने शायद बोला था कि कोई ऐसा केस हो सर, वो मेरे पास लड़का, उसका हस्बैंड इंटरव्यू करने आता था सोशल सब्जेक्ट्स पे। एक दिन अपनी वाइफ को लेके आया कि सर अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, 10 साल से बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसी मैंने 2-3 मिनट में केस लिया, जैसी नेचर है
कि वो कहती अब सर बढ़ गया। आज क्यों मैंने पूछा कि आज होम्योपैथी। वो कहती जी बढ़ गया, अब मेरा इतना ही लिखा हुआ था तो मैंने ओपीएम दे दी। तो फिर मैं उस लड़के से पूछा कि आप आए नहीं दोबारा। वो कहते वो ठीक है। मैंने सोचा कि जहद जी मेरे को हर्ट नहीं करना चाहता, फीलिंग्स के साथ ठीक नहीं हुई मेरी भाई भी, दवाई तो एक बार ली है, वो आए तो नहीं है। फिर भी मैं वेट करता रहा, कभी वो आए नहीं आए। तो आफ्टर 6 मंथ जब दिसंबर में आए थे, वो कहते सर कमाल हो गई, मैं तो आप हैरान हूँ कि एक हफ्ते के मेडिसिन से मेरे मैं बिल्कुल ही ठीक रही ना सर, मैं क्यों हूँ, मैं नहीं आई 6 महीने। तो वो ऐसे एक केस ओपीएम का था। हमें न्यू कमर्स को यही स्टडी कराने चाहिए जो वो रिपीटेडली अप्लाई कर सके अपनी प्रैक्टिस में, कि फियर एक्स्ट्रावेगेंस है तो ओपीएम है, कैरिड फास्ट है, फिर उनमें से आपने कैसे बेलाडोना, एकोनाइट, आर्सेन, करास्टॉक्स डिफरेंशिएट करनी है। जैसे मैंने प्रैक्टिस में देखा कि कोई पेशेंट मेरे से मेडिसिन लेके चला गया, एक हफ्ते की मेडिसिन थी और वो 2 दिन बाद ही वापस आ गया। उसने इतना ही बोला, मैंने बोला भी आपके पास तो मेडिसिन थी, प्लीज वेट करना था, एक हफ्ते बाद आते। अब कहते सर मेरे से तो बहुत ज्यादा टॉलरेट प्रॉब्लम है, टॉलरेट नहीं हुई थी। तो मैं वहां ऑलवेज 50 केसेस हो गए होंगे कम से कम, इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स बना के नक्स बम का देता हूं तो 100% केसेस वो निकल जाते हैं। हमें नए वाले को उलझाना नहीं चाहिए, 10-20 रूब्रिक बना के केस नहीं डालना चाहिए, वो नहीं बना पाएंगे। उनको वही दें जो रिपीटेडली हम वो अप्लाई कर सकें और रिजल्ट दे सकें। तो अब मैं चाहूंगा आपका कोई क्वेश्चन हो, 5 मिनट और हम लगा लें, 15 मिनट का टाइम। आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो उसका मैं आंसर करूं। डॉक्टर शोक उपाध्याय। सर सर जैसे रूमेटिज्म के केसेस जो रहते हैं उसमें हाँ जी। और लेडीज में हम पाते हैं कि नॉर्मल में भी वो जो घर का काम है जब तक पूरा नहीं करती तो वो बैठते नहीं है। तो या जैसे एक लेडी कल आई थी, उसको रूमेटिज्म था और वो हाँ जी। उसमें 2 साल से पोस्ट वायरल आर्थरालजिया था, डेंगू के बाद में उसको तकलीफ हुई थी। तो सब दवाई किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो वो बोल रही थी कि ये दर्द होता है, उठने में बहुत तकलीफ हो जाती है, घर का पूरा काम किए करने के बाद ही वो रेस्ट लेती है। और जब मैं बोला जब ज्यादा दर्द होता तो आप बैठती क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं करते? तो बोले आराम किया तो दर्द ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और ओके। और क्लीनिंग भी उसको बहुत अच्छा है, एकदम साफ सुथरा जो है वो चाहिए रहता है। जैसे फिर ये ऐसे समझ में आता है रेस्ट कैन नॉट रेस्ट, वो भी है। फिर ऑक्यूपेशन एमोडरेशन में रहता है, क्लीनलीनेस में आनिया है। तो कभी कभी आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, काली सल्फ जो है ये बहुत नजदीक सीपीआई है, नजदीक आ जाती है। तो थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करना, रेस्ट कैन नॉट, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वही ना, एक दो रूब्रिक उसके और लेके हो गए, वो क्या बोलती है। अगर वो बोलती है कि जो आपने बोल दिया ठीक है ओके, कि मेरे को ऐसे मेडिसिन हो जल्दी ठीक हो जाए, जैसे हाथों पे सरों जमा दें, अभी इतनी जल्दी ठीक कर दें आप। कैरिड जा टू फाट तो है ही, क्वाइटेड कैरिड रेपडली, तो आर्सेन का आ जाएगी। अगर कार्सिनोसिन देनी है तो कार्सिनोसिन का उसके एक दो और सिम्टम होने चाहिए। लव फॉर नेचर है, स्ट्रॉन्ग उसमें एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ पेरेंट्स मिलेगा, इन-लॉज, डोमिनेशन ऑफ इन-लॉज, डोमिनेशन ऑफ हस्बैंड वो मिलेगा। अभी मेरे पास एक लड़का आया, पहले से आते हैं वो इतने डोमिनेटिंग उसकी मदर है, मैं हैरान हूं कि वो 8th क्लास में था, अब 10+2 में, 8th में वो आई थी लेडी। कहती हम इसको संगरूर से 55 किलोमीटर ट्यूशन पे पटियाला भेजते हैं जबरदस्ती। क्यों? कि इसको 9th का भी सिलेबस करवाना है सारा भी। चलो बात चलती रही, आते रहे, कभी कभी अब आए कि 10+2 में आके टोटली ब्लैकआउट हो गया वो कहता मैं तो मेडिकल करना तो जरूर, मैं तो एग्जाम ही नहीं दे सकता, मेरे तो बिल्कुल ही मैं नहीं कुछ भी कर सकता। तो मैंने एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन स्ट्रॉन्ग लेके उसमें कार्सिनोसन दी, तो वो आराम ना एग्जाम दे के आया, कल भी उसके मदर आए थे। तो मतलब ऐसे एक एक दो आपको और साथ में मेडिसिन के लगाने पड़ेंगे।
तो सर वो केस नहीं जाएगा। जो ऑक्यूपेशन एमोड्रेशन रहता है, जैसे वो बोलते हैं बैठे तो दर्द होता है, मुझे कुछ ना कुछ मैं काम करते रहती हूँ हाँ तो ठीक रहता है। हाँ तो जैसे कैलकेरिया रहता है कि वो बिजली फ्रूटलेस रहता है। हाँ, तो आपको कलकेरिया के एक दो लेने पड़ेंगे कि कलकेरिया में इतने केस निकलते हैं, अब भी मेरे पास चल रहे हैं कि इरिटेबिलिटी, आइडल बैन, सैडनेस, आइडल बैन। वो तो कलकेरिया वाला दूसरों को भी कहता है कि ये क्यों आराम से बैठे हैं, मैं देख नहीं सकता। वो लेडी ऐसी कहती थी कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ काम ही नहीं करते, मैं उनको भी बोलती हूँ आप तो करने हो, आप कैसे बैठे हैं। उसके हस्बैंड इस कहते इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई होती है, ये आप भी नहीं टिकती, आप भी नहीं काम करे बिना रह सकती, और ये चाहती है कि मेरी मम्मी पापा भी करें उस ओल्ड एज में। तो वो कलकीरिया कर्व से ठीक है लगातार। तो ऐसे आपको एक या दो बस और रुब्रिक देखने पड़ेंगे हर मेडिसिन के लिए। थैंक यू सर। जैसे ग्रास्टॉक्स देनी है कैरिडिया टू फास्ट में, उसमें फियर सुपरटी से साथ में आएगा, एंग्जाइटी चिल्ड्रन आएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरिडिया टू फास्ट में। कैरिडिया में बेलाडोना है, बेलाडोना का हमें पता ही है सभी को, इतना रगड़ा लगा दिया है हमने उसको कि उसमें लाफिंग होगा, उसमें लाइट डिजायर पार होगा, उसमें हाइड नेकड होगा, उसमें क्रेडुलस होगा, ये होगा, है ना ऐसे। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन एंटम क्रूड के बारे में कुछ करना हो तो, नहीं तो अगर हम नेक्स्ट हमारा स्पीकर आएगा। हेलो सर, गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है, जैसे अगर वो बोलता है कि भी मेरे को इतनी इचिंग है, मुझे डर लगता है, वो मेडिसिन उसकी चल रही है, वो बेटर भी हाँ, है, पर बोलता है कि कहीं मेरे को ये डर लगता है कि कहीं ये मेरी इचिंग इनटॉलरेबल ना हो जाए, तो हो ना इसमें फिर जाए। हम ओपियम, हाँ नहीं 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 इनटॉलरेबल नहीं ना हो जाए। नहीं, तीन पहले भी मेडिसिन ऐसा हुआ इतनी था। जल्दी डॉक्टर रजनी डिफरेंशिएट हो जाती है ना। तीन हाँ मेडिसिन हम जी। डिफरेंशिएट करते हैं। बढ़ गया तो ओपियम है, अभी हम्म। प्रेजेंट में टॉलरेट नहीं हो रहा तो नॉक्स भूमिका है, आगे हम्म। टॉलरेट नहीं होना तो एलियन सिपा है। हम्म। फियर तो पेन बिकम इनटॉलरेबल, बियरेबल। तो कौन सी तीन है? को एक एक लाइन में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। थर्ड वाली कौन सी बोली सर? एलियन सीपा। एलियन सिपा, एलियन सिपा। एलियम सीपा, अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। सर आप देखेंगे उसमें। सर एक बार और रिपीट कर दे, मैं ध्यान से नहीं सुन पाई। हाँ हाँ हाँ, तो अगर तो वो कहता है कि हमारे पास आया कि बढ़ गई, इतनी बात में वो लड़की पे मैंने हैरान था कि मेरी जैसी नेचर है, मैं लॉन्ग हिस्ट्री नहीं पूछता, तो मैंने 2-3 मिनट में कुछ बातें पूछी थी और वो ठीक थी, जो एस्थमेटिक थी। तो बढ़ गई है, ये नहीं कि बढ़ जाएगी, लिमिट क्रॉस कर गई है, हमारे सार गुरु कहते। तो वो ओपियम है, टॉलरेट नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा, तो अभी प्रेजेंट में तो नॉक्सबोम का है, इनटॉलरेबल कंप्लेंट्स ऑफ। आगे से डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे डर रहता है कि कैसे मैं टॉलरेट करूंगा, हियर पेन बिकम अनबीरेबल ऑफ बिकम कली सिंगुलर एलियम सिपा है। सर हाईवेस भी रहेगा ना, थोड़ा बढ़ जाए। वो उसका साथ में अगर और नेचर मिलती है उसकी, तो अगर पेन इनटॉलरेबल कहता है कि मेरे से टॉलरेट नहीं होनी, तो वो शब्द वही ना, हम सेवन सिस्टम में तो ऐसी है कि आप उसकी भाषा पे जाएं, वो लिखते जाएं मदर टंग में उसकी जो वो बोल रहा है, एक भी मिस ना करे उसका शब्द है जो वो, वही 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 लिखे जो वो बोल रहा है। ओके डॉक्टर अशोक गुड वादिया जी, मॉर्निंग सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ स्पीकर सर, में भी। नेक्स्ट स्पीकर गुड हमारे मॉर्निंग सर। अरुण सर हैं। एक मिनट, सर हेलो एक सर। अरुण सर। हाँ जी। डॉक्टर हेलो। पूनम कुछ पूछना हाँ चाहता जी, है। नमस्ते सर। सर ये नमस्ते। बताइए कि ये अभी आपने बोला कि जैसे उसको लगता है कहीं बढ़ ना जाए दर्द, तो उसमें आपने एलियम सीपा बोला, तो फियर ऑफ एक्स्ट्रा वेगेंस भी तो यही है कि उसको डर लगता है नहीं कहीं मेरी नहीं प्रॉब्लम बढ़। नहीं, जो हम गलत अप्लाई करते हैं डॉक्टर पूनम, उसकी तो हाँ जी, लिमिट बताइए। क्रॉस कर गई, एक्स्ट्रा वेगेंस कॉम्बो ऑफ बढ़ गया, इतनी इतनी इसी तो हम गलत कोरिलेट कर लेते हैं ना। कहीं भी एलियम डायग्राम साइकिल का आप फोर्थ एलियम सिपा सीरीज का पे रुब्रिक है। जाएं, बढ़ गया, लिमिट क्रॉस हो गई है, एलियम सिपा ऐसी का नहीं कि रुब्रिक बढ़ है। जाएगा। एलियम सिपा का रुब्रिक कुछ ऐसा है कि फेयर बिकम अनटॉलरेबल पेन। हाँ जी,
अनटॉलरेबल पेन के दोबारा आ जाने का डर, उसमें एलियन डर। स्लीप है। ओके ओके हाँ, ओके, ठीक हाँ, है जी, ओके ओके। थैंक यू सर। डॉक्टर AK अरुण, प्लीज आइए सर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मान सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत कई वर्षों के बाद हम लोग फिर से इस तरह हाँ, के क्लास में मिल रहे हैं, तो जूम बहुत पे मिल रहे हैं। बहुत लेकिन इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि हम बहुत फायदे दूर ही है दूर जी, नुकसान तो जी कोई नहीं है। जी 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 गले ही नहीं मिल सकते, इतना ही है। गले नहीं मिल सकते। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ओके जी, अगर स्क्रीन शेयर हो वेलकम जाए। बहुत ज़्यादा मैं वेलकम। फैमिलियर नहीं हूँ सिस्टम से। हाँ, सर से स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं और उस चक्कर में थोड़ा सा आउट हो गए हैं। हाँ, गूगल मीट का कुछ तो इशू। हेलो, चलिए हम ऐसे ही बात करते हैं। ये शायद गूगल मीट से हम शेयर नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो अपने ग्रुप के सभी सीनियर्स को मेरा नमस्ते। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे पीढ़ी के बाद के जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप सबको स्वागत है। मैं पहली बार इस मीटिंग में जुड़ रहा हूँ बहुत मन से। उसके पहले मैं जरूर एक दो मीटिंग में आ चुका हूँ। आज हम लोग एक छोटी सी दवा है, छोटी सी तो नहीं है, बहुत बड़ी दवा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मान साहब बहुत डिटेल्स में उसको शायद कभी फिर बताएं। मैंने जो स्टेप्सिगिरिया, मैं स्टेप्सिगिरिया की बात कर रहा हूँ, मैंने जो स्टेप्सिगिरिया को देखा है अपने तरीके से, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। स्टेप्सिगिरिया के बारे में मेरी अपनी समझ है कि ये एक ऐसी दवा है जो कई सारे मियाज्म को अपने साथ लेके चलती है। ये इसको आप कह सकते हैं साइकोसिफिलिटिक मियाज्म। बाद में डॉक्टर संकरन ने इसको कैंसर मियाज्म के रूप में चित्रित किया है। डॉक्टर मॉरिसन का एक नोट मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आमतौर पर स्टेप्सिगिरिया का कैरेक्टर जिस भी मरीज में होता है, उसमें आगे चलकर कैंसर होने की संभावना होती है। बड़ा ही डरावना उनका ये नोट मुझे मिला। बाद में कुछ केसेस में मुझे देखने को भी मिला, लेकिन मुझे लगता है समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक छोटा सा ऑर्गेनन का एक चैप्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ। एफोरिज्म 210 उसके आसपास आप देखेंगे तो ऑर्गेनोन में अलग अलग चैप्टर में मेंटल सिम्टम्स, मेंटल डिजीज के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। डॉक्टर हैनीमैन लिखते हैं कि इन ऑल केसेस ऑफ डिजीज टू बी क्योर्ड, द प्रेजेंट मेंटल एंड इमोशनल स्टेट should be noted as one of the most preeminent symptoms, along with the symptoms complex, if one wants to record a true image of the disease in order to be able to successfully cure it homeopathically. आप देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने हमारे इमोशनल मेंटल सिम्टम्स के इम्पोर्टेंस के बारे में हम हमारा ध्यान दिलाया है। हमारी दिक्कत ये है कि हम क्लास के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद हम ऑर्गेनन को बाजू में रख देते हैं।
मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ऑर्गेनन के साथ मेडिसिन और रेपर्टरी दोनों को लेके चलता हूँ, तो मुझे काफी कुछ समझने में सहूलियत होती है। स्टेप्सिगिरिया के बारे में मैं अपनी समझ से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ कीवर्ड्स याद रखें जो मैं अपनी प्रैक्टिस में रखता हूँ, जैसे स्वीटनेस। स्टेप्सिगिरिया के पेशेंट में आपको बहुत माइल्डनेस, स्वीटनेस, पोलाइट, ये सब कैरेक्टर मिलेंगे। दूसरा है सप्रेशन। कई जगह आपको वो उसका जो सप्रेशन है, उसके अंदर जो इच्छा का दमन हुआ है, उसके अंदर जो 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 बातें उसने अपने अंदर जब्त करके रखी है, वो उसके आपको कुछ सेट्स मिलेंगे। एंगर मिलेगा, स्टेप्सिगिरिया में आपको एंगर मिलेगा, उसके अंदर एक सेक्सुअलिटी के सिम्टम्स मिलेंगे। तो ये स्टेप्सिगिरिया के कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आप स्टेप्सिगिरिया को समझ सकते हैं। स्टेप्सिगिरिया के बारे में मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि स्टेप्सिगिरिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप रेपर्टरी में जाएंगे तो सेंसिटिव मॉर्बिडली उसमें एक रूब्रिक आपको मिलेगा। इसलिए वो अपनी भावनाओं को दबा के रखता है, अपने अंदर दबा के रखता है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है। वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वो उतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रिया भी करता है। उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो इमीडिएट एब्रप्टली तुरंत अपना रिएक्शंस भी देगा। इसलिए उसमें आपको ऑफेंडेड इजीली एक रूब्रिक मिलेगा, क्योंकि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट ये सब रूब्रिक्स आपको उसमें मिलेंगे। वो अपने जीवन में इतना मतलब ये सब चीज देखते देखते वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करने की स्थिति में आ जाता है। फिर वो किसी की कुछ नहीं सुनेगा। आप उसमें देखेंगे कि थ्रोइंग थिंग्स अराउंड प्रेजेंट, ये एक रूब्रिक है। जो भी सामने उसके ऊपर उसको फेंक देगा, वो किसी की सुनेगा नहीं और अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार देगा। ये एक स्टेप्सिगिरिया का कैरेक्टर मुझे अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। स्टेप्सिगिरिया में डिग्निटी बहुत है, उसको आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी, उसका जो अपना एक स्व है उसके प्रति वो बहुत सेंसिटिव रहता है। वो अपने खिलाफ कुछ भी, इसलिए आपको उसमें रूब्रिक मिलेगा डेल्यूजन। डिग्निटी तो है ही, डेल्यूजन इंसल्टेड ही इज। वो अपने आत्मसम्मान पर किसी भी तरह से ठेस अगर उसको पहुंचता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ऐसे व्यक्ति से रिलेशन तोड़ देता है, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा और कोशिश करेगा कि वो उससे बचे। तो आप देखेंगे कि स्टेप्सिगिरिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ भी, किसी को भी, कितना भी क्लोजेस्ट रिलेशन के लोग होते हैं उसको भी वो छोड़ देता है। इसमें कई सारे रूब्रिक्स हैं। आप देखेंगे उसमें एक रूब्रिक्स है फायर, थ्रो थिंग्स इनटू फायर। कब आप आग में हम कोई भी चीज फेंकते हैं, इसका मतलब कि बिल्कुल हम खत्म कर देते हैं, उसको हम नष्ट कर देते हैं। तो ये जो रूब्रिक है ये स्टेप्सिगिरिया की एक बहुत ही खूबसूरत रूब्रिक है और आप स्टेप्सिगिरिया को इस फायर सिम्टम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिवनेस मिलेगा उसमें आपको, ब्रेक थिंग्स, ये सब स्टेप्सिगिरिया के रूब्रिक्स में आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया कि वो अपने मान सम्मान का ज्यादा ख्याल रखता है, इसलिए वो ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे उसका सम्मान घटे, उसके अपमान को चोट पहुंचे। तो इंडिग्नेशन का पूरा सेट्स आपको उसमें मिलेगा। ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स, ये जो रूब्रिक है वो बहुत अहम है स्टेप्सिगिरिया में। इसलिए हम जब भी स्टेप्सिगिरिया के पेशेंट्स को देखते हैं तो उसमें ये चीज बहुत उभर के सामने आती है। स्टेप्सिगिरिया में एक रूब्रिक है, उसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ हाइट्स ऑफ फॉलिंग। ये औरम की तरह स्टेप्सिगिरिया में आपको ये एक भाव आपको दिखेगा कि वो अपने आप को इस हाइट पर रखता है। उसको लगता है कि अब यहाँ से मतलब हमको नीचे आएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फियर उसमें साथ साथ चलता है। उसको लगता है कि यदि कुछ उसकी आत्मसम्मान पर, उसकी इज्जत पर, उसके व्यक्तित्व पर कुछ हो गया तो वो कैसे सहेगा, तो उसको वो डर है, इसीलिए वो अपने आप को होल्ड करना चाहता है, अपने आप को बचा के रखना चाहता है। ऑरम मेट में भी लगभग आपको ऐसा ही वो मिलेगा। हाँ, लेकिन स्टेप्सिगिरिया में
एक ऑरमेट के आसपास का ये रूब्रिक हमने देखा है। अब ऐसी स्थिति जब आती है तो जैसे उसको लगता है कि अगर उसने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है, फिर वो अपना नियंत्रण खोने लगता है। उसके अंदर जो दबा हुआ एंगर है, गुस्सा है, वो सामने आने लगता है। आप उसमें देखेंगे रूब्रिक्स है, ट्रेम्बलिंग इन एंगर, वॉइस लॉस्ट ड्यूरिंग एंगर, गुस्से में चेहरा लाल हो जाना है, फेस रेड इन एंगर, वीकनेस आफ्टर एंगर, ये सारे रूब्रिक्स उसमें आपको मिलेंगे। स्ट्राइक, डिजायर टू स्ट्राइक, ये भी रूब्रिक्स सब स्टेप्सिगिरिया में। स्टेप्सिगिरिया का जो मरीज होता है वो बहुत मतलब अपने ऊपर एक बहुत कठोर आचार संहिता, एक हार्ड डिसिप्लिन को लागू करता है, और कभी कभी वो खुद पे भी गुस्सा करता है, क्योंकि बार बार अपने आप को डिग्निफाइड दिखाने के लिए उसको बहुत सारी जो इच्छाएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि मेरे पास एक केस है, वो उनकी इच्छा होती है कि वो बाहर जाकर गोलगप्पे खाएं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कैसे खाऊं डॉक्टर साहब, लोग मुझे जानते हैं, मेरी इज्जत है, और मैं वहां पर गोलगप्पे खाऊं, कोई भी आके देखे करे ये तो यहाँ पर गोलगप्पे खा रहा है ठेले पे। तो उसको इस बात की चिंता होती है। फिर वो क्या करता है कि अपनी इच्छा को दबा लेता है, वहां नहीं जाता। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं मंगवा लेता हूँ किसी से और घर में बिल्कुल अकेले में गोलगप्पे खाता हूँ। तो ये जो उसके अंदर एक भाव है वो स्टेप्सिगिरिया में डुएल्स, ये स्टेप्सिगिरिया में बहुत साफ दिखता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि स्टेप्सिगिरिया का जो पेशेंट है वो अपनी यौन इच्छा को भी दबा के रखता है, वो सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता, वो उतना ओपनली किसी से बात नहीं कर सकता। तो उसके अंदर इसीलिए वो मास्टरबेशन करता है, इसीलिए वो अपनी सेक्सुअल इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को खुश करने के लिए वो मास्टरबेशन में इंडल्ज होता है। अब उसमें है ना वो एलिमेंट्स आफ्टर इमेज, एम्बैरेसमेंट, सेक्सुअल माइंडेड, ये सब रूब्रिक्स उसमें हैं। स्टेप्सिगिरिया का एक प्रमुख जो सिम्टम है, स्टेप्सिगिरिया में जो एक मुख्य बात है वो मैंने शुरू में भी कहा कि एक्सेसिव सेंसिटिविटी उसमें है, और वो रिएक्ट करता है। ये दोनों भाव, दोनों जो ये फीलिंग्स हैं वो फिजियोलॉजिकल, फिजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे। हाँ, इसलिए अगर किसी ऐसे स्टेप्सिगिरिया के किसी पेशेंट के किसी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया तो वो सब कुछ खोकर आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेगा। केंट ने एक जगह लिखा है कि ए मैन इंसल्टेड बाय समवन बीनीथ हिज स्टेशन कुड नॉट रिएक्ट आउटवर्डली, वेंट होम सिक, वीक एंड ट्रेम्बलिंग। वो उसके बाद अपने उसको ऐसा लगता है कि वो अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, इतना ज्यादा वो आत्मग्लानि में भर जाता है। शारीरिक स्तर पर स्टेप्सिगिरिया का जो इंडिकेशंस है फिजिकल लेवल पे, वो आपको उसमें सेंसिटिविटी बहुत है। जैसे तित से रिलेटेड दांत के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी हम स्टेप्सिगिरिया देते हैं, उसमें भी एक शार्प पेन आपको दिखेगा, बहुत जैसे लगता है कि सर्जरी का कट लगा दिया हो, इस तरह के पेन्स जैसे है ना, सेंसिटिव मॉर्बिडली मैंने शुरू में एक रूब्रिक का जिक्र किया। तो ये सब चीजें आपको स्टेप्सिगिरिया में देखने को मिलेगा। स्टेप्सिगिरिया में एक सिम्टम्स हैं जिसको बोलते हैं ना कि जैसे प्लैटिनम की एक प्रवृत्ति होती है। प्लैटिनम में बाहर से अहंकारी नहीं होता, वह किसी की वो हवाई भी नहीं होता, वो अंदर उसके अंदर एक पोलाइटनेस है, संकोचीपन, वो अपने आप को रिजर्व रखता है। हाँ, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएगा, वो उसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो आपको दिखेगा कि उसके अंदर डिग्निटी है, वो अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत चिंतित है। ये सारी चीजें स्टेप्सिगिरिया साफ साफ दिखाता है। एक छोटा सा केस में रख के अपनी बात समाप्त करूंगा, अभी और भी लोगों को बोलना है। एक 17 साल का लड़का अपनी बड़ी बहन के साथ मेरी क्लिनिक में आता है। उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हैं, काफी 3-4 साल से उसके मुहासे हैं, वो किलोइड्स भी बन गए हैं। हाँ, तो उसकी बड़ी बहन उसको लेके आती है और वो बहुत गुमसुम है, चुपचाप है, शांत है। हाँ, तो
उसकी बड़ी बहन बताती है कि डॉक्टर साहब 3-4 वर्षों से इसके चेहरे पर मुहासे हैं और ये गुमसुम रहता है, चेहरा इसका खराब हो गया है और उसकी वजह से बहुत परेशान रहता है, इसके अंदर हीन भावना आ गई है, ये कभी भी मतलब हमारे घर में कभी भी कोई लोग आते हैं तो वो मिलेगा नहीं, जबरदस्ती हम लोग बुलाते हैं, आएगा 1 मिनट बैठेगा और फिर धीरे से निकल जाएगा। तो इसके अंदर जो इस तरह की फीलिंग है, फिर हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो कहते कि नहीं ये बहुत पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैंने उनकी बहन से पूछा कि भाई आपको कैसे लगा, तो कहे कि नहीं वो कहता है कि नहीं मैं क्या करूँ वहां जाकर, मैं क्या बात करूंगा। तो वो कहती है कि पहले ऐसा नहीं था, अभी अचानक से मतलब पिछले 2-3 वर्षों में उसको सिर्फ इस मुहासे की वजह से हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो वो किसी से कोई बात नहीं करेगा, उसके 1-2 गिने चुने दोस्त हैं, उन दोस्तों के अलावे वो बाकी किसी के सामने ना मिलना चाहता है ना जाना चाहता है। हाँ, अभी उसकी बहन ने बताया कि रिसेंटली उसने कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, एनडीए का एक एग्जाम दिया था, उसमें बहुत मेहनत किया, रात दिन काफी पढ़ा, लेकिन वो उसमें उसका वो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। उसने कई बार मतलब इस तरह की भी बातें की कि वो क्या करेगा जिंदा रह के, उसको अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो इस तरह की बातें करता है। लोग उसको बहुत समझाते रहते हैं घर वाले, हाँ, लेकिन वो अक्सर मतलब अपनी अपनी खुशी चेहरे पे दिखाता नहीं है, रोने जैसा उसका चेहरा रहता है, उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। ये उसके रूब्रिक्स, ये उसके केस थे। हमने इसमें इंडिग्नेशन देखा, हमने इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, इंडिग्नेशन देखा, टॉक इंडिस्पोज टू देखा, डिजायर टू बी साइलेंट देखा, रिजर्व्ड देखा, हाइडिंग हिमसेल्फ, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड, company aversion, grief conditions, loathing life, self denial, pities himself, sensitiveness, ये सारे रूब्रिक्स देखकर हमने इनको स्टेप्सिगिरिया दिया। आप बिलीव कीजिए 3x पोटेंसी की ही दवा हमने सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि जब डॉक्टर सहगल के साथ हम लोग पढ़ते थे तो उस समय 3x पोटेंसी का बड़ा क्रेज शुरू हुआ था, और हमने देखा कि बहुत अच्छे से इस दवा ने काम किया। 10-15 दिन के अंदर उसके अंदर काफी चेंजेज आ गए थे, वो बहुत नॉर्मल था, और फिर हम लोग उस दवा को हार्डली 30 पोटेंसी तक लेके गए और उसको लाभ मिला। तो ये हमारा स्टेप्सिगिरिया का एक्सपीरियंस है। स्टेप्सिगिरिया के बारे में बस एक छोटी सी बात कि हैनीमैन ने जब इसकी प्रूविंग की थी तो उन्होंने लिखा था कि आई हैव सीन द एक्शन ऑफ ए लॉन्गर डोज लास्ट मोर देन 3 वीक्स। ये मेटेरिया मेडिका प्यूरा में डॉक्टर हैनीमैन का नोट है, उन्होंने खुद ही प्रूव किया था और उनके साथ करीब 10-12 और भी डॉक्टर्स थे। तो स्टेप्सिगिरिया को मैंने इस तरह से देखा, और मुझे अपने जीवन में स्टेप्सिगिरिया के जितने भी केसेस मिले उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये मेरा अपना आज का एक्सपीरियंस है। आज तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, फिर अगले क्लास में कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपने बहुत बढ़िया स्टेफिसियाग्रा पढ़ाया, और स्टेफिसियाग्रा का एक अच्छा रूब्रेक है, बहुत अच्छा रूब्रेक है, जिससे मैक्सिमम मैं स्टेफिसियाग्रा को देखता हूँ कि वो अपमानित होता है लेकिन अपने रिश्तों को नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि वो अपनी सोशल पोजीशन को बनाए रखता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। एग्जैक्टली। और जब ये चीज बियॉन्ड लिमिट जाती है कि अब मैं अपमानित हो चुका, नाक के पानी से ऊपर आ चुका, तब वो उन्हीं रिश्तों को फेंक देता है जो हम थ्रोइंग थिंग्स लेते हैं डायरेक्ट फिजिकल पे, कि घर के सामान को फेंक देता है छोटा बच्चा गुस्से में। बिल्कुल ठीक अशोक जी, बिल्कुल ठीक, आपने उसको बहुत क्लियर कर दिया। बिल्कुल वही पर्सन हमारे रिश्तों को हम यदि थिंग्स में हम जोड़ते हैं तो वही स्टेफिसियाग्रा एक लिमिट के बाद रिश्तों को ऐसा फेंकता है, ऐसा मुंह मोड़ता है कि पलट के नहीं देखता। बिल्कुल। मेरा एक पेशेंट था सर 75 साल का, उसकी कमर झुक गई थी, बहू उसको इतना डोमिनेट कर रही थी कि वो अपनी वाइफ के डेथ के बाद अलग खाना बनाना, इंजीनियर, ऐसा इंजीनियर जिसके घर के पास 2 कार 2 ड्राइवर 24 घंटे रहते थे 2 अलग अलग प्लांट में जाने के लिए, आज उनकी स्थिति ये थी कि वो अपने घर पे खुद का खाना बनाते थे, खुद के घर में नेग्लेक्ट होके, अपमानित होके।
ऐसे बहुत ऐसे अपने अपने होम्योपैथी डॉक्टर मान साहब जानते होंगे, हमारी होम्योपैथिक फैकल्टी में भी कई ऐसे हमारे मित्र लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जो उनकी यही हालत है, स्टेप्सिकिडिया की हालत है। उनकी बिल्कुल कमर जो आप- है किसकी लिए हैंड रेज करेगा? कौन डरता नहीं है? कोई हैंड रेज करेगा? ठीक कह वो रहे हैं। सर 90 डिग्री झुक के चलने लगे थे जब उनको स्टेफिसियाग्रा दी गई। 2 महीने के बाद स्टैंड होके चल रहे हैं और उनको छोड़ के अलग रह रहे हैं। क्या बात। उनसे मिलते नहीं, उनसे बात नहीं करते, उनको घर नहीं आने देते। ये Thank you, thank you. स्टेफिसियाग्रा हाँ, बहुत तोड़ दिया आपने तो, उनको तोड़ दिया, बिल्कुल रिश्ता बकरा कर डॉक्टर दिया। अशोक, हाँ जी, जी डॉक्टर अशोक, हाँ जी जी, हेलो। बोलिए। एक मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगी कि स्टेफिजेग्रिया जो होता है वो इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो अपने को इतना डिग्निफाइड समझता है। वो सोचता है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, करेक्ट। और अपने डिग्निटी की वजह से ही वो शुरू में सहता जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये कोई मेरी बियॉन्ड डिग्निटी हो जाएगा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है इसमें कि मैं बोलूं किसी को। ये रीजन है, कैंट में लिखा हुआ है हाँ बिल्कुल। कि वो अपने डिग्निटी रूम तो में तभी उसकी चला जाता है जाके। हाँ, डिग्निटी तो उसकी उसका मेन फीचर है। डिग्निटी, माइल्डनेस, स्वीटनेस, ये सब तो उसका मेन फीचर है। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बढ़िया रहा सर स्टेफिसियाग्रा, थैंक यू, थैंक यू। गोपाल सर आ जाइए, आपका स्वागत है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ, गोपाल जी को मैं भी नमस्कार कर लूं। नमस्कार जी। गोपाल जी। एक छोटा सा केस, इसलिए कि समय बहुत निकल चुका है। कभी कभी हम लोगों के प्रैक्टिस काल में ऐसा भी मौका आता है कि रोगी कुछ लक्षण नहीं बताता है, या बताता भी है तो बहुत कम लक्षण देता है, लेकिन ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो दवा खाते रहता है। ऐसी स्थिति में हम चिकित्सकों के सामने काफी कठिनाई खड़ी हो जाती है। परंतु माइंड टेक्निक का यह कमाल है कि अगर हम सूक्ष्मता से गौर करें तो कुछ न कुछ समाधान निकल ही आता है। ऐसे ही एक केस से मेरा सामना हुआ। एक 62 वर्ष की नवाब परिवार की पुराने विचारों वाली महिला को करीब 1 साल से पैर की पिंडलियों में दर्द यानी क्रैम्पिंग ऑफ काफ होता रहता था। इसके लिए कई एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टरों का भी दवा खा चुकी थी, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन उसके पति ने मुझे फोन करके रोगी के विषय में बताया। मैंने उसे रोगी से बात कराने को कहा, परंतु पुराने ख्यालातों की वजह से वह मुझसे बात करना नहीं चाहती थी। उसका पति ने जो कुछ लक्षण बताया उसी आधार पर मैंने उसे कुछ दवा भिजवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह का सिलसिला करीब 4 माह तक चलता रहा। रोगी के दर्द में आराम नहीं होता था, फिर भी नौकर को दवा लेने भेज देती थी। एक दिन उसका नौकर जब दवा लेने आया तो मैंने उससे रोगी का हालचाल पूछा। उसने बताया कि जब दर्द ज्यादा होने लगता है तो मुझसे एलोपैथिक दवा मंगवा कर खा लेती है। मैंने उसके नौकर को बोला कि अब मैं दवा नहीं दूंगा और अपने मालकिन से बोलो कि किसी दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। पुनः 3 दिन बाद वह नौकर अपने मालकिन का दवा लेने मेरे पास आ गया। मैंने उससे पूछा कि जब मैं इनकार कर दिया था तो तुम दवा लेने कैसे आ गए? उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मालकिन बोली कि दवा उन्हीं से लाओ, उन्हीं की दवा से मेरा दर्द ठीक हुआ होगा। पहले भी तो उन्हीं के दवा से मेरा कमर दर्द ठीक हुआ था, हाथ नहीं उठता था, उन्हीं की दवा से ठीक हुआ था। जब वो सब रोग ठीक हो गया था तो यह भी ठीक हो जाएगा। ऐसी विषम स्थिति में मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैंने उसके नौकर को कहा, अभी तुम जाओ, 2 घंटे बाद आना, दवा ले जाना। अब मैं रोगी के इस बात और व्यवहार पर बारीकी से सोचने लगा और रोगी के फील को एनालाइज करने का प्रयास करने लगा। ये बातें उभर कर आई मेरे सामने कि दर्द ठीक नहीं होने के बावजूद भी रोगी बार बार प्रयास कर रही है। दूसरा फील ये समझ में आया कि मुझसे दवा खाने का उसके पास ठोस वजह है। वह पूर्ण आशान्वित भी है, पुराने ख्यालात की महिला है, अब दर्द से राहत पाने के लिए एलोपैथिक दवा का सहारा ले लेती है। उपरोक्त एनालिसिस के आधार पर हमने कुछ रूब्रिक सिलेक्ट किया
परसिवरेंस, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, होपफुल, रेस्ट, डिजायर एंड डॉगमेटिक। इन रूब्रिक के आधार पर लेकेसिस दवा का चुनाव हुआ। 5, 11, 21 को लेकेसिस 0/1 प्रतिदिन एक खुराक खाने को दिया, साथ में कुछ प्लेसिबो भी दिया। 14/11 को फॉलोअप के लिए आया तो मैंने दर्द के बारे में उसके नौकर से पूछा तो उसने बताया दर्द में थोड़ा राहत है। पुनः लेकेसिस 0/1 एक दिन के बाद एक दिन खाने के लिए दिया गया। 24/11 को उसके नौकर ने बताया कि मालकिन बोली कि 12 आना आराम हो गया है, मैंने 75%। पुनः उसके बसबों पर के लिए जब आए तो वह पूर्णतः ठीक। लेकेसिस सप्ताह में लेकेसिस तो बंद ही कर दी गई। यह माइंड टेक्निक का ही कमाल है कि अल्प लक्षणों पर भी और दूसरा एक छोटा सा बहुत छोटा सा स्पष्ट केस है, मैं अगर देखता हूं, एक 26 वर्ष की महिला लंगड़ाते हुए अपने पति के साथ क्लिनिक में, उसके पता इसके शरीर के सारे जोड़ में दर्द है। मैंने उसके पति से चुप रहने को कहा और महिला को अपना हाल बताने को कहा। महिला ने बताई, मैं विगत 5 वर्षों से जोड़ के दर्द से परेशान हूँ, बहुत दवाई कराई, कोई फायदा नहीं हुआ। इस दर्द से तो मैं अब बिल्कुल निराश ही हो गई हूँ, अब मेरा दर्द नहीं ठीक होगा। दर्द तो यह 24 घंटे रहता है डॉक्टर साहब, लेकिन रात में कुछ ज्यादा हो जाता है। तब मैंने पूछा कि दर्द के समय आप मैनेज कैसे करती हो? इस पर वह बोलती है कि जब दर्द काफी होने लगता है तब मैं ऊपर वाले से पूछती हूँ कि मैंने कौन सा गुनाह किया है कि आप मुझे ये सजा दे रही हो। उसके पति ने भी इस बात की पुष्टि की और दर्द के समय वह रोती है और कहती है कि प्रभु किस पाप का बदला ले रहे हो। मैंने रोगी के भर्सन पर उसे कैलिब्रोमेटम दिया और 12/10 को दिया गया था 0/6 सिंगल डोज और 20/11 को जब फॉलोअप के लिए आई तो लगभग 90% वो ठीक हो चुकी थी। पुनः 19/12 को जब आई तो पूर्णतः वो ठीक थी। मैंने 1 महीने का प्लेसबो देकर उसे दे दिया। आज का मेरा यही 2 केस था। अभी तो दूसरे केस में क्या रेमेडी दिया? कालीब्रोम दिया सर उन्होंने। रूब्रिक चैट बॉक्स में लिखे हुए हैं। हाँ, रूब्रिक है डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, despair recovery of, delusion crime committed, he is, and God vigilance is the object of God. That's all. थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सिखाया आपने, बहुत अच्छे रूब्रिक। ये कालीब्रोम का प्राय मिलता रहता है। कालीब्रोम का एक बहुत अच्छा रूब्रिक जो मैंने यूज किया है वो ये है कि एक लेडी थी, उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। 10th का एग्जाम के दौरान उसके लड़के ने सुसाइड कर लिया कि शायद मेरे नंबर कम आएंगे, डर के, रिजल्ट आने के पहले ही। 2 साल के बाद उसने बेटी की शादी की, बेटी प्रेग्नेंट हुई, उसको चिकनगुनिया या डेंगू हुआ और नागपुर, वो प्रेग्नेंट थी, उसको एडमिट किया गया नागपुर में। नागपुर जब ट्रीटमेंट के लिए गए तो पूरी फैमिली गई और वहां वो प्रेग्नेंट जो बेटी थी उसकी डेथ हो गई। साथ में उसका जो बेबी था, फीटस जो था 8वें महीने का, वो भी नहीं बचा। जब ये लोग वापस कार से आ रहे थे तो उनके साथ इस लेडी की मदर थी, वो मदर भी ऑन द रोड खत्म हो गई। इसके साथ इसका बेटा की डेथ हुई, इसकी बेटी के पेट में जो बच्ची थी और प्लस इसकी मदर, बच्ची या बच्चा जो भी था पेट में, और उसकी मदर, ऐसे 4 डेथ हुई। और इसके बाद वो कंटिन्यूअस उसके रोना बेहोश होना। तो रूटीन के तौर पे मैं उसको इग्नेशिया दिया, कोई आराम नहीं मिला।
फिर मैंने सर्च किया तो मुझे एक रुब्रिक मिला, एलिमेंट्स ऑफ द डेथ आफ्टर डेथ। उसमें काली ब्रोम थी, और जब मैंने उसको काली ब्रोम दिया बिल्कुल सेटल हो गई। उसका रोना, बेहोश होना, लगातार कमजोर होते जाना चला गया। तो काली ब्रोम बहुत अच्छा काम करती है, एलिमेंट्स ऑफ द डेथ आफ्टर डेथ। एक डेथ होने के बाद और डेथ हो जाए और डेथ हो जाए, काली ब्रोम दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। सर एक रुब्रिक है एलिमेंट डेथ वन एंड अदर, इसका क्या मतलब होगा सर? सर वन एंड अदर एक हुई और दूसरी हो गई, वहां केवल 2 डेथ तक सीमित है। ये डेथ आफ्टर डेथ, एक डेथ के बाद दूसरी डेथ, दूसरी डेथ के बाद दूसरी डेथ, वहां काली ब्रोम का है। उस जो रुब्रिक आप कह रहे हैं उसमें कौन सी रेमेडी है? ये अभी मुझे जुबानी याद नहीं है, मैं रास्ते में हूँ कहीं, लेकिन रुब्रिक है एलिमेंट डेथ वन एंड अदर, यानी एक के बाद दूसरी डेथ। वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, उसमें कारसी भी है। सर वो काली ब्रोम के साथ एगारिकस भी है ना उसके साथ? हाँ सर, उसके काली ब्रोम के बाकी रुब्रिक मिल रहे थे, वो टोटलिटी लेके दी थी मैंने काली ब्रोम। एगारिक से डीडी का ये मर्फी में उठाएंगे सर, मैंने टोटलिटी लेके दी थी, लेकिन काली ब्रोम का मुझे याद है कि इग्नेशिया से जब मैं फेल हुआ तो मुझे काली ब्रोम था। पूरा चार्ट में देखूंगा तो बता दूंगा, कभी भी प्रेजेंट करूंगा वो पेज। सर एगारिक से डीडी हो सकता है सर वो? हेलो उसकी उसमें और भी रेमेडी होंगी, लेकिन उस समय मेरे चार्ट पे टोटलिटी के साथ काली ब्रोम आई थी। ओके अच्छा है, बहुत बढ़िया सर, इंडोनेशिया बहुत बढ़िया। के बाद काली ब्रोम का आपने बहुत बेहतर इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है। आज की मीटिंग कैसी रही मेंबर्स बताएं, उनकी जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में डाल दें, वहां उनके आंसर मिल जाएंगे। गोपाल सर, जो 4 रुब्रिक बताए ना, एक फिर बताइए अभी। डिल्यूशन इंजुरी बीइंग, डिल्यूशन क्राइम कमिटेड, गॉड ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड, और एक क्या है? बता रहे हैं 3 तो पता गया। हाँ हाँ, डिल्यूजन इंजूर्ड इज बीइंग, हाँ डिल्यूजन परसिक्यूटेड इज, हाँ despair recovery of, delusion crime committed is, God vigilance is the object of God. बस हो गया, ठीक है, थैंक यू। सबके क्लिनिक का भी टाइम हो रहा है। थैंक्स टू ऑल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी, फेल को पी पढ़ने वाले हैं पूरी 2 सीरीज में, नई रेमेडी है, तो ज्वाइन करिएगा, सीखिएगा। डॉक्टर अशोक। हाँ जी सर। ये डॉक्टर अरुण अगर हूँ तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल चलते चलते पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, अरे सर अधिकार से पूछिए। हैं सर अरुण सर हमारे, हैं अभी ऑनलाइन है जी। डॉक्टर अरुण, ये आपने स्टेफी जो 3x पोटेंसी की बात की जी, ये थोड़ा सा प्लीज इस पे 1 मिनट जरा बताएंगे 3x के बारे में। देखिए डॉक्टर एमिल सहगल से जब हम लोग पढ़ते थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर मेडिसिन परफेक्ट है, अगर आपका सिलेक्शन सही है, तो 3x पोटेंसी जस्ट बहुत स्लाइट, मतलब पोटेंटेड मेडिसिन भी बहुत बेहतर वर्क करती है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने 3x ट्राई किया, हमारे पास पड़ा हुआ था और उसने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें खुद से प्रयोग करके देखते हैं। सहगल स्कूल की यही खासियत थी। जब हम लोग डॉक्टर एमिल सहगल साहब के साथ जाते थे, मान साहब आते थे, फिर हम लोग, मैं तो खैर दिल्ली में ही रहता था तो मेरे लिए बहुत आसान था, तो 3x पोटेंसी हमने उस समय ढूंढी थी और जर्मन की कम से कम 10-12 दवाइयां हमें मिल गई थी। उसमें स्टेफसिगेरिया ने बहुत बेहतरीन काम किया था, इसलिए 3x पोटेंसी का मैंने जिक्र किया। वैसे बाद में हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में अनुभव किया है कि आप पोटेंसी कोई भी हो, अगर आपका सिलेक्शन सही है तो आपको रिजल्ट मिलता है। चाहे आप LM में चले जाएं, सेंटिसिमल में रहें, या आप लो पोटेंसी में रहें, जरूरत नहीं होती अनावश्यक। कहते हैं ना कि वो मक्खी मारने के लिए मिसाइल की क्या जरूरत है, अगर आपको बहुत लो पोटेंसी से काम चल रहा है तो। और पोटेंसी का सीक्वेंस भी एमिल सहगल ने हम लोगों को बताया कि आप सीक्वेंस पे भी मत जाओ, कभी कभी 200 काम नहीं करती, 30 काम कर जाती है। तो ये सब अनुभव की चीज है, इसलिए मैंने 3x का जिक्र किया, जानबूझकर जिक्र किया कि नई जनरेशन को पता चले कि हाँ लोएस्ट पोटेंसी के भी वैल्यूज होते हैं जी।
जी तो जी सर थैंक 3 यू एक्स पाया क्या सर नहीं थैंक ना पोटेंसी में? पोटेंसी में, ओके थैंक यू। पोटेंसी में अवेलेबल है, आप ट्राई करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। खास करके इस तरह के जितने भी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेते हैं। ओके थैंक यू सर।